हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं साइंस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंस जो कि क्लास 7 का है, एनसीईआरटी का बुक, और उसका ये चौथा चैप्टर जिसका हम आज अध्ययन करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। इसका नाम है ऊष्मा यानी कि हीट। हीट कहते ही हमारे मस्तिष्क में बहुत सारी बातें आने लगती हैं, यानी कि ऊष्मा के नाम से ही हमारे मस्तिष्क में बहुत सारी बातें आने लगती हैं कि ऊष्मा है क्या आखिर। ऊष्मा जो हमें गर्मी प्रदान करे, ठीक है। और हम कैसे महसूस करते हैं, तो सबसे पहले हम कैसे गर्मी महसूस करते थे जब थर्मामीटर और जो भी यंत्र थे उनका आविष्कार नहीं हुआ था, वो नहीं आए थे हमारे बीच, तो हम अपनी ज्ञान इंद्रियों के भरोसे ही उनका अनुभव करते थे, उनकी अनुभूति करते थे कि कौन वस्तु कितनी ठंडी है, कौन वस्तु कितनी गर्म है, बाहर की हवा ठंड है या गर्म है, हमारी त्वचा महसूस करके हमें बताती थी। यानी कि हम अपनी ज्ञान इंद्रियों के भरोसे इसका पता लगाते थे, ठीक है। अब गर्म तथा ठंडा यानी कि हॉट एंड कोल्ड। गर्म और ठंडा है क्या, इसका हम पता कैसे लगा सकते हैं, कैसे पता लगाते थे, पहले ये हमने जाना कि ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से लगाते थे। अब बहुत सारे यंत्र विकसित हो चुके हैं, यानी कि डेवलप हो चुके हैं, और उनके माध्यम से हम कौन सी वस्तु गर्म है, बर्फ़ है तो कितनी ठंडी है, ठीक है, और यदि पानी गर्म है तो कितना गर्म है, ठीक है, ये हम पता करते हैं टेम्परेचर मापने वाले विभिन्न यंत्रों से, यानी कि इक्विपमेंट से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आपको परामर्श दिया जाता है कि बहुत अधिक गर्म वस्तु को न छुएं, ठीक है, बहुत अधिक वस्तु जो गर्म है उसको नहीं छुएं। मोमबत्ती की ज्वाला अथवा स्टोव छूते समय सतर्क रहें। जब आप किसी टेम्परेचर को अपने हाथ से छू करके अनुभव करना चाहते हैं, उसकी अनुभूति लेना चाहते हैं, तो आपको यह सलाह दी जाती है कि आप बहुत ज़्यादा गर्म वस्तु को ना छुएं, ठीक है। प्रायः हम इसका पता वस्तुओं को स्पर्श करके लगाते हैं, परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रिय विश्वसनीय हैं? यानी कि आप ये तो पता लगा सकते हैं, यहाँ आप गर्म और ठंडा का जब हम विवरण कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये तो पता है कि हम पहले ज्ञानेंद्रियों के भरोसे थे, ठीक है। ज्ञानेंद्रियाँ ये बता सकती हैं कि ये वस्तु गर्म है और ये वस्तु ठंडी है, लेकिन कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है, ठीक है, इसका अनुमान नहीं लगा सकते हम, उसका एग्जैक्ट आकलन नहीं कर सकते। वो आंकड़ा हमें मालूम नहीं चल सकता है कि इसका कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है। अब क्या है कि ये विश्वसनीय नहीं है। हमारी ज्ञानेंद्रियाँ जो है सिर्फ ये पता लगा सकती हैं कि बाहर गर्मी है या ये पानी गर्म है, लेकिन कितना गर्म है इसका आकलन करने के लिए हमें यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो जाके क्या हुआ, आपको आविष्कार हुआ विभिन्न यंत्रों का, जिसके माध्यम से हम क्या कर सके, ये जान सके कि कौन सी वस्तु कितनी गर्म है और कौन सी वस्तु कितनी ठंडी है। अब कोई वस्तु गर्म है या ठंडी, ठीक है, कोई वस्तु कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है, इसको क्या करते हैं, अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। इसको जानने के लिए हम अपनी स्पर्श इंद्रियों यानी कि सेंस ऑफ टच पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं कि कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है वो वस्तु। यह हमें कभी भी धोखा दे सकती है, ठीक है, हमें धोखा दे सकती है कि ये कितनी ठंडी है और कितनी गर्म है। अब तब क्या होता है, तब हम यह कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है। किसी वस्तु की उष्णता यानी कि गर्मी को विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। मतलब उसका माप कैसे होगा, उसमें कितना टेम्परेचर है, ताप कितना है, उसका तापमान कितना है, इससे उसकी क्या होती है, उष्णता यानी कि गर्मी मापी जाती है और गर्मी का पता चलता है। अब क्या है, ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को तापमापी, ठीक है, जिससे हम ताप मापते हैं, उस युक्ति को क्या बोलते हैं, यानी कि उस इक्विपमेंट को क्या बोलते हैं, उस इक्विपमेंट को बोलेंगे तापमापी यानी कि थर्मामीटर, ठीक है, उसको बोलेंगे हम थर्मामीटर। अब थर्मामीटर बोलेंगे तो इससे कैसे हम उसको मापते हैं, कैसे ताप को मापते हैं, ये देख लेते हैं। अब ताप मापन यानी कि मीजरिंग टेम्परेचर कैसे मापते हैं भाई, ये ध्यान देते हैं। अब क्या आपने कोई तापमापी देखी है, क्या आपने किसी तापमापी को देखा होगा ज़रूर अपने घरों में, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं यानी कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर होते हैं, उनसे आप मापे भी होंगे, उनको क्या आप देखे हैं। याद कीजिए कि जब कभी आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा था तो टेम्परेचर यानी कि ताप को थर्मामीटर यानी कि तापमापी से मापा गया था, ठीक है। बुखार में ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उससे
मापा जाता है। जिस ताप मापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर यानी कि क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। ठीक है, अब क्लिनिकल थर्मामीटर कितने टेम्परेचर को माप सकता है, कितना टेम्परेचर वो बता सकता है, ये आपका डॉक्टरी थर्मामीटर है। इसको आप देख सकते हैं, ये इस तरह का डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, ये अमूमन सभी ने देखा होगा। अब क्या है, थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम यानी कि स्केल भी दिखाई देगा। थर्मामीटर से जब आप टेम्परेचर को मापेंगे तो एक स्केल दिखाई देगा, यानी आपको एक मापक्रम दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाला यह मापक्रम सेल्सियस स्केल है, जिसे हम डिग्री यानी कि सी द्वारा दर्शाते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से इसको दर्शाया जाता है। एक स्केल होता है तापक्रम, उस पर क्या होता है, ये खाँचे होते हैं बहुत सारे, आप देख सकते हैं ये बहुत सारे क्या है, खाँचे हैं। इन खाँचों को ही ये बताया जा रहा है कि इस तरीके से होता है। ठीक है, ये स्केल है, इसी स्केल के माध्यम से हम मापते हैं। अब बूझो यानी कि बार बार बूझो और पहेली आते हैं, जो कि एक स्टूडेंट हैं दोनों। अब क्या हुआ, पहेली ने उसे बताया कि भारत में हमने सेल्सियस स्केल को अपनाया है और हमें इसी स्केल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा मापक्रम क्या है, फ़ारेनहाइट है, यानी कि फ़ारेनहाइट स्केल है, इसको F से सूचित किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जिसका परिसर होता है 94 से 108 डिग्री तक। अब इसे क्या किया जाता है, पहले प्रयोग किया जाता था, अब नहीं किया जाता है। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, एक चैप्टर है डिग्री सेल्सियस, जो आपका फ़ारेनहाइट और भी जो तापमापी सूचक हैं उनको हम बाद में अध्ययन करेंगे दूसरे चैप्टर में। अब यहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को माप सकते हैं। ये एक कंडीशन है इसमें। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, अक्सर पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि इसका ताप परिसर क्या होता है, यानी कि कितने ताप को मापा जा सकता है इससे। ठीक है, यानी कि हम इससे 35 से 42 डिग्री सेल्सियस के तापमान को माप सकते हैं। अब क्या है, थर्मामीटर से ताप मापना। कैसे थर्मामीटर से ताप को मापते हैं, इसमें बहुत शॉर्ट में मैं बता दूंगा कैसे मापते हैं। इसमें स्केल कैसे कैसे होता है, इनको ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है। इसमें स्केल होता है और उसमें 5 खाँचे होते हैं, मतलब आपको 37 से अगर 38 जाना है, 37 से 38 जाना है, तो उसमें आपको 5 खाँचे मिलेंगे। ठीक है, अब इन 5 खाँचों को क्या करेंगे, एक से 5 यानी कि आप 1 2 3 4 5 यहाँ तक जाते हैं, और यदि आपको इसका वैल्यू निकालना है तो इसमें क्या करेंगे आप, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 0.2 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस तरीके से उसमें खाँचे होते हैं, और उन खाँचों को हम ये 5 को डिवाइड कर देते हैं 1 से। ठीक है, 1/5 हो जाएगा आपका, 1/5 इज इक्वल टू 0.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इनको ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है। अब देखते हैं, मानव शरीर का सामान्य ताप जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया जाता है। क्या किया जाता है, ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया जाता है। मानव शरीर का यानी कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आप अगर मापते होंगे तो उसमें जो कुछ भी सावधानियां बरती जाती हैं, प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व्ड वाइल यूजिंग क्लिनिकल थर्मामीटर, यानी कि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानियां, ये ज़रूर ध्यान देंगे। अब थर्मामीटर का उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। ठीक है, धोने के लिए किसी आपको प्रतिरोधी यानी कि एंटीसेप्टिक, ध्यान दीजिएगा कि हिंदी कहीं कहीं साइंस में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है और उसका इंग्लिश ही यानी कि अंग्रेजी ही ज़्यादा इजी होता है। एंटीसेप्टिक का आप नाम सुने होंगे, लेकिन प्रतिरोधी इसको आप नहीं सुने होंगे। एंटीसेप्टिक बहुत सारे क्रीम भी आते हैं, इसी तरीके से एंटीसेप्टिक से इसको, यानी क्रीम से नहीं, ये थर्मामीटर वगैरह को और डॉक्टरी यूज़ के लिए, डॉक्टरी इस्तेमाल के लिए कुछ एंटीसेप्टिक आते हैं, जिनसे इसको क्या किया जाता है, उसको घोल में अच्छे से धो लेना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए। अब सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का ताप जो है, पारे का जो तल है वो 35 डिग्री है, यानी कि मिनिमम आपको बताया जा रहा है कि 35 से, यानी कि 35 से 42 को ये मापता है। ठीक है, तो मिनिमम पे आप ला दिए हैं कि नहीं, इसको सुनिश्चित कर लें। अब थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए, आपके दृष्टि से बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि थर्मामीटर का सावधानी पूर्वक उपयोग
कीजिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट सकता है। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। थर्मामीटर का उपयोग करते समय आपको इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे यदि ताप माप रहे हैं तो, ठीक है। अब यह आवश्यक नहीं, जब आप पढ़ चुके कि 37 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, मानव शरीर का तापमान होता है, टेम्परेचर बॉडी का होता है। यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक है। यहाँ एक कंडीशन दिया है आपको कि ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हर इंसान का बॉडी जो होता है वो उसका सिम्टम जो होता है अलग अलग होता है। किसी का शरीर ठंडा होता है, किसी का हाथ से आप देखते होंगे या पाँव से हमेशा पसीना आते रहता है, ठंडी में भी पसीना आते। तो फिर ये क्या होता है कि हर इंसान का, हर व्यक्ति का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो सामान्य नहीं होता है, यानी कि सामान्य जो तापमान है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस वो नहीं होता है। यह कुछ अधिक अथवा कम भी हो सकता है। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, वह स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है। यानी कि जिसे आप नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कह रहे हैं, वो बहुत सारे लोगों का परीक्षण किया गया और उनका क्या होता है कि एवरेज टेम्परेचर होता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति का मान लीजिए 5 का बॉडी टेम्परेचर मापा गया, किसी का 37 है, किसी का 38 है, किसी का 35 है, किसी का 34 है, तो उसमें से आप जो एवरेज निकाले वही ये 37 होता है। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर जो है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हो। ओके, क्लियर है। अब देखते हैं चेतावनी। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत कीजिए। थर्मामीटर को धूप तथा आग के पास रखने से बचाइए, ऐसा करने से यह टूट जाता है। अब आप ये नहीं है कि भाई पानी में इसको डाल दिए, ज़्यादा पानी गर्म होगा तो ये उसी में टूट सकता है। इसका उपयोग केवल जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसका उपयोग आप सिर्फ और सिर्फ बॉडी का टेम्परेचर यानी कि ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मापने के लिए ही करें। यानी कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसका उपयोग किसी और चीज़ में ना करें, बॉडी के टेम्परेचर को मापने के लिए ही करें। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। अब मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर जो है, यानी कि इसका जो माप की क्षमता है, वो ऐसे विकसित किया गया है कि यह 35 से 42 डिग्री सेल्सियस के ताप को ही माप सके। अब पढ़ते हैं प्रयोगशाला तापमापी, यानी कि आपको लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। लेबोरेटरी थर्मामीटर जो प्रयोगशालाओं में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन थर्मामीटर को प्रयोगशालाओं में इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, लेबोरेटरी थर्मामीटर बोलते हैं। अब क्या है, प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्रायः -10 से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसका क्या होता है, यह माइनस में भी माप सकता है टेम्परेचर को, -10 से 110 तक, यानी कि बहुत ज़्यादा ये ठंडे और गर्म वस्तुओं का ताप मापन कर सकता है। यह प्रयोगशाला में इस्तेमाल किया जाता है। जो आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर है वो, उसके ताप परिसर क्या होती है, उसका ताप परिसर होता है -10 to 110, ठीक है। इसका याद रखेंगे। आपको जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसका 35 से 42 होता है, और ये जो आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसका -10 to 110 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। जैसे जैसे आप जो भी काम है उसके लिए आपको अलग से थर्मामीटर यानी कि अलग से तापमापी का इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग तापमापी का इस्तेमाल किया जाता है। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम यानी कि मैक्सिमम एंड मिनिमम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी यानी कि आपका मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर जो होता है, थर्मामीटर जो होता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसको उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। ये आपको दिया गया है यहाँ पे क्लिनिकल थर्मामीटर का ऊपर, और ये रहा आपका जो टेम्परेचर मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्रयोगशालाओं में, प्रयोगशाला तापमापी यानी कि लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है। इस प्रकार से आप इससे माप सकते हैं प्रयोगशालाओं में। अब क्या है कि प्रयोगशाला तापमापी और इसमें एक छोटा अंतर यही है कि आप इससे केवल क्या करेंगे, जो क्लिनिकल
थर्मामीटर होता है उससे मनुष्य के ही शरीर का ताप मापेंगे, यानी कि जो टेम्परेचर है बॉडी का वो मापेंगे। लेकिन और उसका ताप परिसर क्या होता है 35 से 42, और इसका ताप परिसर क्या होता है जो आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसका -10 से 110। ठीक है, -10 से 110 याद रखेंगे। और इसका आप यूज़ और भी चीज़ों में कर सकते हैं, और लेकिन आप जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उससे केवल इंसानी शरीर के तापमान को मापने के लिए ही करेंगे, ताप को मापने के लिए ही करेंगे। अब तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। ठीक है, तापमापी में पारे के जो प्रयोग हैं उनके विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है, ठीक है, पॉइजनस है। पारा क्या होता है, एक विषाक्त पदार्थ है, और यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन होता है, यानी कि इसको डिस्पोज करना बहुत कठिन है। और आजकल अंकीय तापमापी यानी कि डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध है जिनमें पारे का उपयोग नहीं किया जाता है। आप यह ध्यान रखेंगे जो डिजिटल थर्मामीटर होता है उसमें पारा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट, जो डिजिटल थर्मामीटर होता है उसमें क्या करेंगे, क्या होता है, पारा का इस्तेमाल नहीं होता है। जो आपका एनालॉग थर्मामीटर है यानी कि उधर ऊपर जो दिखाया गया था जो आपने देखा है उसमें पारे का इस्तेमाल होता है, लेकिन यह जो डिजिटल है इसमें क्या होता है, पारे का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि पारे के इस्तेमाल को कम किया जा रहा है जितना हो सके, क्योंकि ये क्या होता है, एक विषाक्त होता है, पॉइजनस होता है, और इसका निपटान यानी कि जो डिस्पोजल होता है वो कठिन होता है, अत्यंत कठिन होता है। इसलिए इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया गया है डिजिटल थर्मामीटर के रूप में। अब ऊष्मा का स्थानांतरण, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ठीक है, ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है इसको हम देखते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैसे होता है, ठीक है, कैसे कैसे इसका होता है हीट का ट्रांसफ़र। अब हम देखते हैं कि जब छड़ को गर्म करते हैं या किसी वस्तु को जब गर्म करते हैं जो ऊष्मा का चालक है, ठीक है, उसको जब गर्म करते हैं तो उसमें हीट क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है, यानी कि उसके एक छोर को गर्म करते हैं हम तो दूसरे छोर पर ऑटोमेटिक हीट जो है वो कुछ देर के बाद चला जाता है। वह प्रक्रम, ठीक है, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है उसको क्या कहते हैं हम, चालन कहते हैं। वह चालन कहलाता है, वह चालन यानी कि कंडक्शन कहलाएगा। अब ठोसों में ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा होती है, यानी कि जब हम रॉड को गर्म करते हैं, एक छोर को, एक सिरे को उसका गर्म करते हैं तो उसका दूसरा सिरा भी कुछ देर के बाद गर्म हो जाता है, यानी कि मोमबत्ती या आप किसी भी टेम्परेचर किसी कोई भी यानी चूल्हा पे या स्टोव पे या किसी भी माध्यम से जब आप उसको हीट करेंगे तो उसमें क्या होगा कि एक सिरा को गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। यह क्या कहलाता है, चालन कहलाता है। इस तरीके से जब ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है यानी कि ऊष्मा का चालन होता है तो क्या कहते हैं, इस तरीके से जब गर्म होती है कोई भी वस्तु, एक सिरे से दूसरे सिरा उसका जब गर्म हो जाता है तो इस तरह से जब ऊष्मा स्थानांतरित होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो उसको हम चालन कहते हैं, यानी कि कंडक्शन कहते हैं। अब क्या होता है ठोस में, ठोस में ऊष्मा प्रायः यानी कि जो सॉलिड है उसमें ऊष्मा का चालन प्रायः इसी प्रक्रम द्वारा होता है, स्थानांतरित इसी प्रकार से होता है, ठीक है। तो अब छड़ का देख लिए। अब सारी चीज़ें जो होती हैं वो ठोस ही नहीं है, ठीक है, सभी वस्तुएं ठोस ही नहीं है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। हर वस्तु एक तरह की नहीं होती है, कुछ ऊष्मा की चालक होती हैं तो कुछ ऊष्मा की कुचालक होती हैं। तो ऐसे जब ठोस वस्तु आपको जो ऊष्मा का सुचालक मिल जाए, ऊष्मा का यानी कि चालक मिल जाए, उसमें क्या होगा, जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगा वो चालन विधि द्वारा होगा, यानी कि कंडक्शन विधि द्वारा होगा। अब क्या है कि जो वस्तु अपने से ऊष्मा को आसानी से जाने देती हैं, ठीक है, जो वस्तु अपने से होकर के ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। उनको क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे, हीट का कंडक्टर कहेंगे। इनके उदाहरण हैं एल्युमिनियम, आयरन तथा कॉपर, ठीक है, एल्युमिनियम है, लोहा है और तांबा है, इसका उदाहरण है। अब जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, यानी कि इंसुलेटर कहते हैं इनको। ये आपका कंडक्टर है और ये इंसुलेटर है। यह ऊष्मा को खुद से होकर के नहीं जाने देता है, अपने आप से होकर के नहीं जाने देता है। जैसे इसका क्या है उदाहरण, प्लास्टिक तथा लकड़ी,
कुचालकों में ऊष्मारोधी भी कहते हैं, कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। जो कुचालक होते हैं उनको ऊष्मारोधी भी कहा जाता है। अब इसका उदाहरण क्या क्या है? प्लास्टिक और लकड़ी। जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं। पानी और जो वायु है यह भी ऊष्मा का कुचालक है। ठीक है, यह याद रखेंगे, दोनों पॉइंट याद रखेंगे आप। प्लास्टिक तथा लकड़ी यानी कि कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहा जाता है, और जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं। इनको आप जरूर इनका नोट्स बनाते चलेंगे ताकि आपको बाद में असुविधा न हो, और एक दो बार वीडियो आप देख लेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और 10th क्लास तक पढ़ते पढ़ते पूरा बेसिक साइंस जो है आपका क्लियर हो जाएगा, इतना विश्वास मैं दिला सकता हूँ। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है। ठीक है, अब जब हम पानी को गर्म करते हैं, जब पानी को गर्म किया जाता है तो जो ज्वाला यानी कि लौ जो होती है उसके पास का जल गर्म हो जाता है। गर्म जल ऊपर उठ जाता है। इस गर्म जल के आसपास अब क्या हो जाते हैं? ठंडा जल उसका स्थान ले लेते हैं। जो गर्म पानी होता है नज़दीक जो लौ है, यानी कि जब यहाँ पानी है, यहाँ आप देख सकते हैं जो लौ है, यहाँ का पानी, ये काला रूप आप देख रहे हैं, गर्म हो रहा है, और गर्म होकर के ये पानी ऊपर आ जाता है, हल्का होकर ऊपर आ जाता है, और इसका स्थान इधर से ये जो ठंडे पानी है वो ले लेते हैं। ठीक है, जो पानी ठंडा है वो ले लेता है, लेने के लिए आ जाता है, जो ठंडा पानी है वो लेने के लिए इसका स्थान आ जाता है। अब क्या होता है कि इसमें इस विधि से जब पानी गर्म होता है, ठीक है, फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठ जाता है, फिर इसके नीचे वही ठंडे पानी आ जाते हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म न हो जाए। ठीक है, यह प्रक्रिया निरंतर तब तक चलती रहेगी जब तक सारा पानी गर्म ना हो जाए, सारा पानी गर्म नहीं हो जाता है। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। ऊष्मा स्थानांतरण की इस तरीके की जो विधि है उसको संवहन कहते हैं, यानी कि कन्वेक्शन कहते हैं। ठीक है, कन्वेक्शन कहेंगे इस विधि को। अब सारा पानी, यह तब तक प्रक्रिया चलते रहता है जब तक कि पूरे पानी का जो टेम्परेचर है वो एक ना हो जाए। ठीक है, तब तक वो ऊपर नीचे होता रहेगा, यानी कि नीचे का पानी गर्म होकर ऊपर जाएगा, ऊपर से जो ठंडा पानी है उसका स्थान ले लेगा, फिर वो गर्म होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे तब तक चलता रहेगा जब तक कि सारा पानी, सारा जो उसमें पानी भरा हुआ है उसका टेम्परेचर एक जैसा ना हो जाए, समान ना हो जाए। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें जो हैं पढ़ने लायक हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, समुद्री समीर और थल समीर। ठीक है, यानी कि जो सी ब्रिज होता है और जो लैंड ब्रिज होता है, इसको आप ध्यान से, एक बार मैं पढ़ रहा हूँ उसको आप सुनेंगे और इसको नोट डाउन कर लेंगे। समुद्र समीर जो होता है यानी कि सी ब्रिज उसको बोलते हैं, जो आप देखे होंगे, ये कहा जाता है कि सी फेस के जो समुद्र तट पे जो अपार्टमेंट बने होते हैं और जिनका जो यानी कि बालकनी या जो जिनकी खिड़कियां समुद्र के ओर खुलती हैं, जिनसे समुद्र दिखता है, तो केवल खूबसूरती के लिए ही नहीं, इसका वैज्ञानिक कारण भी है। उधर का फ्लैट क्या होता है? महंगा हो जाता है, अमूमन ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो क्यों हो जाता है? एक तो समुद्र का व्यू मिलता है और दूसरा क्या होता है कि इनको उधर से ठंडी हवा भी मिलती है। अब देखते हैं, आते हैं ये पॉइंट क्या कह रहा है। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल यानी कि जो हमारा धरती है, थल है, जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है। पानी की अपेक्षा जो धरती है वो शीघ्र क्या होती है? गर्म हो जाती है। अब स्थल के ऊपर वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। स्थल के ऊपर क्या होता है? जो पानी में प्रक्रिया देख रहे थे वो उस प्रकार से गर्म होकर क्या होती है? ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। ठीक है, अब क्या होगा? दिन के समय में क्या होता है? समुद्र के पानी की अपेक्षा जो हमारा लैंड एरिया है वो क्या होता है? जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक है, अब गर्म होगा तो वहाँ से गर्म जो हवा है ऊपर उठ जाएगी और उसका स्थान लेने के लिए समुद्र की तरफ से ठंडी हवाएं आती है। ठीक है, अब चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से क्या होता है? इसी चक्र को पूरा करने के लिए, इस चक्र को पूरा करने के लिए अब क्या होगा? स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बहती है। ठीक है, समुद्र की ओर बह जाती है। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्री समीर कहते हैं। ठीक है, अब समुद्र की ओर से क्या आ रही है? ठंडी वायु आ रही है। अब इसको हम क्या कहेंगे? समुद्री समीर कहेंगे। अब समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों में भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं। जो भी तटीय क्षेत्र है यानी कि आपको दिन में फ्री में ठंडा एयर, ठंडी वायु मिल जाती है, ठंडा हवा आपको मिल जाएगा। अब इसका अनुभव करने के लिए ही इस
फेस को क्या किया जाता है, समुद्र की ओर किया जाता है। किसी भी भवन को बनाते हैं आप जब तटीय क्षेत्र में रहते हैं तो उनका जो फेस होता है यानी कि उसका जो खिड़की का मुख होता है वो समुद्र की ओर बनाया जाता है, ताकि गर्मी के दिन में आपको दिन में समुद्र की ओर से आती हुई ठंडी हवाएं आपके कमरे तक यानी आप तक पहुँचें और आपके कमरों को ठंडक प्रदान करें। ठीक है, तो इस तरीके से यह समुद्र समीर है जो उधर से आ रहा है। ठीक है, समुद्र की ओर से चल रहा है। अब जो थल से समुद्र की ओर जा रहा है वो थल समीर है, यानी कि लैंड ब्रिज है, उसको आप लैंड ब्रिज कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से समुद्र यानी कि जो पानी होता है वो धरती की अपेक्षा जो समुद्र की ओर से आने वाली हवाएं हैं वो कहाँ जाती हैं, धरती जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है वो गर्म हो जाती है, तो इधर से समुद्र की ओर से ठंडी हवाएं जो है वो धरती की ओर आती हैं, यानी कि पृथ्वी की ओर आती हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमें जो सी फेस है, हमारा सी फेस उधर से खिड़कियाँ खुली हैं तो इधर ठंडक यानी कि ठंडी हवाएं आएंगी और लोगों को ये एक अद्भुत परिघटना देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ से जो हमारी पृथ्वी है वो गर्म हो जाती है, इधर से गर्म हवाएं जाती हैं और यह रात्रि के समय में उल्टा होने लगता है। ठीक है, रात्रि के समय में यह क्या होता है, उल्टा होने लगता है। इधर से देख रहे हैं आप ठंडी हवाएं जा रही हैं, फिर इधर से लैंड से गर्म हवाएं हो रही हैं और फिर इधर से क्या होगा, गर्म हवाएं जाएंगी, उधर से ठंडी हवाएं आएंगी। ठीक है, ये दोनों का फिर रात में जो परिघटनाएं हैं वो ठीक विपरीत हो जाती हैं। अब देखते हैं आगे, यह थल समीर कहलाता है। थल समीर भाई जो आप यह रात्रि में क्या होता है, रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होते हैं। समुद्र का जल क्या होगा, समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। रात्रि में मैंने बताया दिन में समुद्र की ओर से बहती हैं और रात्रि में ठंडी हवाएं समुद्र की ओर जाती हैं। ठीक है, अब इसको क्या कहेंगे, थल समीर कहते हैं, यानी कि आपको लैंड ब्रिज कहते हैं। ये दोनों परिघटनाओं को आप याद रखेंगे। वह पवन यानी कि हवा का झोंका जो दिन में समुद्र से लैंड की ओर यानी कि थल की ओर चलता हो उसको हम क्या कहेंगे, समुद्र समीर कहेंगे, यानी कि समुद्र समीर उनको बोलेंगे, सी ब्रीज बोलेंगे। और जो हवाएं रात्रि के समय में, जो मतलब ठंडी हवाएं रात्रि के समय में क्या करती हैं, समुद्र की ओर जाने लगती हैं लैंड से, उनको हम थल समीर यानी कि क्या बोलेंगे, लैंड ब्रिज बोलेंगे। आप इनको बहुत बढ़िया से देख लेंगे। चूँकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में अधिकांश स्थान में कोई माध्यम नहीं है। ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये बार बार यहाँ से परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। मैं आपको अभी पढ़ के सुनाऊंगा तो समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब चूंकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा का एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है। समुद्र से जैसे सूर्य से कैसे आती है, ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे हम विकिरण कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। रेडिएशन के द्वारा ये अक्सर पूछा जाता है कि जो समुद्र से, माफ कीजिएगा, सूर्य से जो प्रकाश हम तक पहुंचता है, वह ऊष्मा पहुंचता है, वह किस माध्यम से पहुंचता है, किस प्रक्रिया द्वारा, चालन द्वारा। ठीक है, चालन द्वारा आता है, संवहन द्वारा आता है और विकिरण द्वारा आता है। तो वहाँ आपके लिए क्या होगा, ये विकिरण यानी कि रेडिएशन हो जाएगा। आपके लिए कंडक्शन और कन्वेक्शन जो होता है वो गलत हो जाएगा, रेडिएशन सही होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। चूंकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे विकिरण कहते हैं, यानी कि रेडिएशन कहते हैं। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम विद्यमान हो या न हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। ठीक है, आप ये सोचेंगे, ये सारा कुछ आप पढ़ रहे होंगे तो ये सोच रहे होंगे 7 क्लास का बुक है। नहीं, 7 क्लास पूरा आपका 6 to 10th जो है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और हर परीक्षा के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है, जब हम किसी तापक यानी हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है,
इसी प्रक्रम द्वारा हमें क्या होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है। यानी कि आपका रेडिएशन के द्वारा ही हम ये तापक किसी भी हीटर के सामने बैठे हैं तो हमें जो ऊष्मा प्राप्त होती है वो रेडिएशन के माध्यम से ही प्राप्त होती है। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश को स्थानांतरित करता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है तथा उससे ऊष्मा ग्रहण करता है। हमारा जो बॉडी है इसी प्रकार से इनको ऊष्मा देता है और ऊष्मा लेता है। अब सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्र जो हैं उनका प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ जो क्लोथ्स हैं जो सर्दी और गर्मी में पहने जाने वाले वो अलग अलग हैं, उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, अब आप जानते हैं कि गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र को वरीयता देते हैं। हम क्या करते हैं, आप जानते हैं कि गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्रों को वरीयता देते हैं, यानी कि उनको प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, अब तथा सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? गहरे रंग के, सर्दी में गहरे रंग का पहनते हैं। अब गर्मी में देखे होंगे ब्लैक कलर का टी शर्ट पहन लेने के बाद क्या होता है। तो इस प्रकार से गर्मियों में हम वाइट या और जो भी लाइट कलर हैं उनको देते हैं, और ठंड के समय में जो डार्क कलर हैं उनको तरजीह देते हैं पहनने के लिए। अब गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक प्रतीत होता है। गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं। ठीक है, मेन रीज़न यही है कि जो गहरे रंग के पृष्ठ होते हैं, यानी कि जो उनका सरफेस होता है, उनका जो धागा इस तरह से क्या करता है कि जो भी आप कपड़े पहनते हैं उनके रेशे जो गहरे रंग के हैं अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है, यानी कि कंफर्टेबल लगता है। हल्के रंग के जो कपड़े होते हैं, लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, ऊष्मीय विकिरण के अधिकांश जो ऊष्मीय विकिरण है उसके अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, यानी कि लौटा देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं अपने सतह से। इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह लगते हैं। तो ये दो रीज़न हैं। ठीक है, ये सारा माजरा आपका हीट को अवशोषित करने का ही है। जब हम डार्क कपड़े पहनते हैं तो वो क्या होता है, गहरे रंग के कपड़े ज़्यादा ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, और हल्के कलर के कपड़े, हल्के रंग के कपड़े जो होते हैं वो कम ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, और वो गर्मी में हमें क्या आरामदेह लगते हैं, आराम देते हैं। अब हम अपने घरों को ठंडा या गर्म रखने के लिए, यह ध्यान दीजिएगा बॉक्स, हम अपने घरों को ठंडा या गर्म रखने के लिए कोयला या लकड़ी जैसे ईंधन अथवा विद्युत का उपयोग करते हैं। क्या ऐसे भवन बनाना संभव है जिन पर बाहर की गर्मी या सर्दी का कोई प्रभाव न पड़े? अब भवन की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बनाया जाए कि उसके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए तो ऐसा संभव किया जा सकता है। ऐसा करने की एक विधि है भवन निर्माण को खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए, जो कि आजकल उपलब्ध है। आपको भवन अगर बनाना है भाई तो आप खोखली ईंटों से बनाइए, ताकि उसमें वायु क्या है वो पहले ही अंदर आ जाए और ठंड प्रदान करे आपके घरों को। अब सर्दियों में ऊन के वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। ठीक है, वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। वुलन क्लोथ जो हैं वो सर्दी में क्या करते हैं, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं, गर्म बनाए रखते हैं। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। ठीक है, वार्म इन विंटर। अब देखते हैं, सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं, नहीं पहनेंगे तो भाई क्या होगा आप समझ सकते हैं। ऊन उष्मारोधी है। ऊन क्या करता है, उष्मारोधी है, यानी कि अपने से उष्मा को न आने देता है न जाने देता है अपने पास से। ठीक है, एक बार पकड़ लिया, एक बार जिसको बांध लिया उसको बांध लिया। अब इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी, यानी कि ट्रैप हो जाती है, ट्रैप रहती है। यह वायु हमारे शरीर की उष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकसित होने से रोकती है। यह वायु क्या करती है, जो इस ऊनी कपड़े और हमारे शरीर के बीच जो फंसी हुई वायु है, इसको क्या करता है, ऊनी कपड़ा कि हमारे शरीर से बाहर नहीं जाने देता है, यानी कि इसके बाहरी परिवेश में नहीं जाने देता है। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकरित होने से रोकती है, यानी कि जाने से रोकती है। अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है।
हम जानते हैं कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और इसी की गर्मी को, इसी की ऊष्मा को क्या करता है, ऊनी कपड़ा बाहर नहीं जाने देता है। जो ऊनी कपड़ा और हमारे शरीर के बीच में जो हवा है, जो हवा फंसी रहती है यानी कि ट्रैप हो जाती है, उसको बांध के रखता है और ऊष्मा को बाहर के परिवेश में विकृत नहीं होने देता है, यानी कि नहीं जाने देता है। मान लीजिए सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबल में से किसी एक का चुनाव करके उपयोग करने की छूट दी जाती है, तो आप इनमें से किसको चुनेंगे? याद रखिए, दो कंबल के बीच में वायु की एक परत विद्यमान है, यानी कि हम ऐसा बोला जाता है घरों में कि सर्दियों में क्या करना चाहिए, एक मोटे कपड़े के बजाय 2-3 पतले पतले कपड़ों को पहनना चाहिए, ताकि दोनों तीनों कपड़ों के बीच में क्या हो, वायु ट्रैप हो जाए और वो हमें गर्मी प्रदान करें। तो एक मोटे कंबल की अपेक्षा 2 पतले पतले यानी कि जुड़े हुए कंबल हमारे लिए क्या होंगे, लाभदायक होंगे। हमें उन्हीं को चुनना चाहिए अगर ऐसा अवसर मिलता है तो। अब ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो गया और ये देख लेते हैं कि क्या हमारा सारांश है इस पूरे चैप्टर का। ठीक है, देखते हैं, चलिए जल्दी जल्दी शुरू खत्म करते हैं इसको। किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, हमेशा अपने जो सेंस ऑफ टच है उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप है। ठीक है, ताप क्या है? किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप है। तापमापी वह युक्ति है जिससे ताप मापा जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। अन्य प्रयोजनों के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। इन तापमापियों का परिसर प्रायः -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। यह भली भांति आप याद रखेंगे। अब मानव शरीर का ताप सामान्यतः क्या होता है? 37 डिग्री होता है। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। ठीक है, अब क्या है? ऊष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा 3 प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित होती है: चालन, संवहन तथा विकिरण। सबको हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब ठोसों से प्रायः ऊष्मा चालन द्वारा स्थानांतरित होती है। ठोस वस्तु में क्या होती है? ऊष्मा ठोस वस्तु में प्रायः चालन द्वारा स्थानांतरित होती है। द्रव गैस में ऊष्मा संवहन द्वारा होती है। अभिकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठोस में याद रखेंगे चालन द्वारा और द्रव और गैस में संवहन द्वारा। ठीक है, चालन द्वारा, संवहन द्वारा और आपका विकिरण द्वारा होती हैं। जिनमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वह विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण उसमें होता है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्मा का चालक कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं उनको। अब गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरणों को अच्छी अवशोषक होती हैं। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरणों की अच्छी अवशोषक होती हैं। यही कारण है कि हम सर्दियों में हल्के रंग के वस्त्र में अधिक आराम का अनुभव करते हैं। अब सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है, सिर्फ और सिर्फ इसका कारण यह है कि ऊन ऊष्मारोधी है तथा इसके रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है और ट्रैप हो जाती है, यानी कि फंसी रहती है, इससे गर्म रहता है। ठीक है, पूरा का पूरा हमने इस चैप्टर को ख़त्म कर लिया। आप बहुत कुछ जान गए होंगे, बहुत कुछ समझ गए होंगे। और एक बार जान लेते हैं कि क्या आप जानते हैं, जो कि लास्ट में इसका दिया रहता है और वह हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। क्या आप जानते हैं? ठीक है, सेल्सियस स्केल की अभिकल्पना स्वीडन के खगोल शास्त्री एंडर्स सेल्सियस ने 1742 में की थी। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो स्वीडन के खगोल शास्त्री थे एंडर्स सेल्सियस, उन्होंने 1742 ईस्वी में इसकी अभिकल्पना की थी। अनोखी बात यह थी कि उन्होंने जल का क्वथनांक, ठीक है, यानी कि उबलने का ताप 0 डिग्री तथा हिम का जो ताप है वो 100 डिग्री सेल्सियस निर्धारित किया। यह क्या है? अनोखी बात है कि उबलते हुए जल यानी कि उबले हुए पानी का इन्होंने तापमान क्या किया, क्वथनांक जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक यानी कि जमने का तापमान कितना नोटिस किया था,
100 डिग्री सेल्सियस निर्धारित किया था, तथापि इस प्रक्रम को बहुत शीघ्र ही उलट दिया गया। यानी कि अब जो पानी का क्वथनांक होता है वो कितना होता है 100, और उसका जो हिमांक होता है वह कितना होता है 0। इसको उल्टा कर दिया गया। उन्होंने उस टाइम क्या किया था, इसको 0 और 100 किया था क्वथनांक और हिमांक को, लेकिन अब क्रमशः क्या हो गया है 100 और 0 हो गया है। तो आप बहुत सावधानी से इसको देखेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे, ताकि हमेशा के लिए आप इसको सुरक्षित रख सकें, पढ़ सकें। और आप वीडियो को लास्ट तक देखें, अंत तक देखें, आप मेरे साथ अंत तक बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।